दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो का टॉपिक पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, आज बात करने वाले हैं डिफोरेस्टेशन के ऊपर। ये क्या है, इसके कारण क्या है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है, ग्लोबली इसकी पोजीशन क्या है, इस सब पर आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब जानना जरूरी है कि क्या है डिफोरेस्टेशन, ये टर्म क्या है। हम अपनी ज़रूरत के लिए थोड़े से पेड़ों को काट देते हैं, उसको बोलते हैं ट्री कटिंग या पेड़ों की कटाई। जब हम अपने अपने मतलब के लिए या इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए पूरे के पूरे जंगलों को साफ कर देते हैं तो उसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन। या जिस अमाउंट में हम जंगलों को काट रहे हैं उस अमाउंट में हम दोबारा पेड़ उतने नहीं लगा पा रहे तो उसको कहते हैं डिफोरेस्टेशन। तो अब बात कर लेते हैं पेड़ों से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की, कितनी अहम भूमिका हमारे जीवन में निभा रहे हैं पेड़, उस पर बात कर लेते हैं। तो एक एवरेज आदमी को एक साल में 740 किलो ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। तो ये अमाउंट कितने पेड़ पूरा करते हैं? 7 से 8 पेड़ लग जाते हैं। नॉर्मल पेड़ की बात कर रहे हैं हम, पूरा फुल ग्रोन पेड़ नहीं। अगर फुली ग्रोन पेड़ की बात करें, फुली लीफी ट्री की बात करें, तो दो जो पेड़ हैं, बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, तो 2 बरगद के पेड़ ये लगा दीजिए, एक फैमिली को ऑक्सीजन दे सकते हैं एक साल के अंदर। तो एक आदमी को चाहिए 740 किलो ऑक्सीजन एक साल के अंदर, तो ये नॉर्मल 7 से 8 पेड़ हमें दे पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनको बचाना। अब देख लीजिए आगे, पूरी दुनिया में करीबन करीबन 60,000 स्पीशीज पाई जाती हैं पेड़ों की। इनमें से सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं ब्राज़ील के अंदर, फिर इंडोनेशिया के अंदर, कोलंबिया के अंदर पाई जाती है नंबर 3 पे। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है दोस्तों? शायद आपको पता हो, आधों को ना पता हो, तो मैं बता देता हूँ। जो कैलिफोर्निया में रेडवुड ट्रीज पाए जाते हैं अमेरिका के अंदर, वो दुनिया में सबसे ऊंचे पेड़ माने जाते हैं। उनका तना या कोर्टेक्स होता है जो 7 से 8 फुट तक होता है चौड़ा, और उन पेड़ की लंबाई कम से कम 400 से 500 फीट तक हो सकती है। तो वो एक पेड़ कम से कम एक साल में 15 से 20 आदमियों को आराम से ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं। और उनकी एवरेज उम्र भी 400 से 500 साल तक बताई गई है। इससे ज़्यादा ही चलते हैं वो पेड़ अगर उनको ना काटा जाए। अभी बात कर लेते हैं कि ग्लोबली क्या अभी पोजीशन चल रही है वर्ल्ड की, कितना डिफोरेस्टेशन कहाँ पर हो रहा है, सबसे वर्स्ट कंट्रीज कौन सी हैं डिफोरेस्टेशन के मामले में, और कहाँ पर पेड़ों की संख्या कम है। तो डिफोरेस्टेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है जहाँ पर ये वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में, जैसे आप सभी को पता होगा, अमेजन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ब्राज़ील का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है अमेजन जंगल। तो ब्राज़ील के अंदर पूरे वर्ल्ड में आज नंबर 1 पर डिफोरेस्टेशन हो रही है। तो जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेड़ हैं वहीं पर डिफोरेस्टेशन भी ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद इंडोनेशिया आ जाता है, यूएसए जैसी कंट्रीज आ जाती हैं, फिर आता है कनाडा। तो यहाँ पर बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं, पर उसी अमाउंट में डिफोरेस्टेशन भी वहाँ पर हो रहा है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो उतने पेड़ नहीं लगा पा रही है कंट्रीज जितने कि एक साल के अंदर ये काट रही हैं। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो कंट्री के एरिया के हिसाब से रशिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं और डिफोरेस्टेशन वहाँ बहुत कम है। इसलिए एरिया के हिसाब से रशिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इस समय में मौजूद है। अभी बात कर लेते हैं कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जिनको पूरी दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है या ऑक्सीजन दायक कहा जाता है पूरी दुनिया का, उनकी डिफोरेस्टेशन रेट क्या है? तो अमेजन की डिफोरेस्टेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी आपने देखा होगा पिछले साल आग लग गई थी अमेजन के जंगलों में, तो कई हजार एकड़ या कई हजार स्क्वायर किलोमीटर का अमेजन जंगल जल गया था उसमें। तो उसको कवर करना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया का लगभग लगभग 20 से 25% ऑक्सीजन सिर्फ अमेजन जंगल दे रहा है इस समय में। अभी इंडिया की कंडीशन की बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले साल एक मास ट्री प्लांटेशन मूवमेंट भी चलाई गई थी, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था हमने एक दिन में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने का। तो मध्य प्रदेश के अंदर हमारा फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है प्रेजेंट में। उसके बाद आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है हमारा उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र जैसी स्टेट आ जाती है। इनमें फॉरेस्ट कवर अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर जो स्टेट है हमारे। सबसे वर्स्ट इसमें नाम आता है हरियाणा का। हरियाणा का फॉरेस्ट कवर सबसे कम है पूरे इंडिया के। अब बात करते हैं कि डिफोरेस्टेशन रेट कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं हमारे इंडिया के अंदर, उनमें डिफोरेस्टेशन रेट इस समय सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आते हैं हमारे वेस्टर्न घाट्स, गुजरात के आसपास का जो एरिया है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरला का कुछ एरिया, इसके अंदर डिफोरेस्टेशन रेट इस समय में सबसे पीक पर है इंडिया के अंदर।
अगर देखा जाए वेस्टर्न घाट पर जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी, समुद्र के किनारे हैं, सभी आपको पता ही होगा। तो समुद्र के किनारे इतने जंगलों को काटना, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमें फ्यूचर में जाके देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि फ्लड के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर हम किनारों से पेड़ को काट रहे हैं, समुद्र के किनारे से पेड़ को काटे जा रहे हैं, तो फ्लड के चांसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। तो जब भी हाई टाइड्स आती है समुद्र में, तो पेड़ कई हद तक उसको रोक लेते हैं, कम से कम 50% को वहीं पर रोक देते हैं। तो इनको काटने का कितना बड़ा डिसएडवांटेज है ये आप देख सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि कितने पेड़ हैं इंडिया के अंदर अप्रोक्स, जो पर्यावरण मंत्रालय ने हमें बताए हैं कुछ आंकड़ों के अंदर। तो उनकी संख्या है दोस्तों 30 बिलियन, 30 या 35 बिलियन के बीच में। तो इतने पेड़ इस समय में हमारे इंडिया के अंदर हैं, जो कि मोर देन इनफ अभी के लिए हैं, क्योंकि एक आदमी पर 28 पेड़ अभी हमारे पास हैं। आने वाले समय में अगर इसी रेट से डिफोरेस्टेशन चल रहा है तो मे भी ये कम हो सकते हैं, लेकिन इस समय के हिसाब से हमारे पास इतना है फॉरेस्ट कवर के एक आदमी के लिए 28 पेड़ अभी भी मौजूद हैं इंडिया के अंदर। यह आंकड़ा सबसे ज्यादा ब्राजील के अंदर है, जहां पर एक आदमी पर 1500 पेड़ हैं। फिर उसके बाद आता है कनाडा, जहां पर एक आदमी के ऊपर 9000 पेड़ हैं। पर्यावरण मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई थी पिछले साल के अंदर 2019 में, उसके अंदर टारगेट रखा गया था 33% हमारी लैंड के ऊपर इंडिया की फॉरेस्ट होने चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल 22 से 23% भूमि के ऊपर ही हमारे इंडिया के फॉरेस्ट मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं डिफोरेस्टेशन रेट कितना है हमारा एनुअली। तो हमारा डिफोरेस्टेशन रेट दोस्तों इस समय नेगेटिव में चल रहा है। -0.43% हमारा डिफोरेस्टेशन रेट इस समय में चल रहा है। तो ये बुरे आंकड़े तो नहीं कह सकते इनको, लेकिन अगर भविष्य में बढ़ता है हमारा डिफोरेस्टेशन रेट, तो एक आदमी के ऊपर सिर्फ 28 पेड़ है हमारे देश में, तो ये आंकड़ा कम होते होते हो भी सकता है कि बहुत कम हो जाए और पेड़ों की कमी हो जाए हमारे देश के अंदर। तो सबसे ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं जहां पर इनकी अधिकता ज्यादा है, जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है। अगर एवरेज की हम बात करें तो एक दिन के अंदर, एक दिन नहीं, एक सेकंड के अंदर कम से कम एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर एरिया यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर काट दिया जाता है पेड़ों का। तो फुटबॉल एरिया की डायमेंशंस मुझे फिलहाल पता नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो इतना फॉरेस्ट कवर हम एक सेकंड के अंदर काट रहे हैं, तो पूरा दिन में कितने काट रहे होंगे और एक साल के अंदर हम कितना काट रहे हैं। लेकिन उस अमाउंट में हम लगा भी रहे हैं, शायद इतने पेड़ हम हर साल ग्रो भी कर रहे हैं, क्योंकि 220 मिलियन पौधे हम हर दिन लगा रहे हैं इंडिया के अंदर। तो ये आंकड़ा लगभग एंड में जाकर आसपास ही आता है। हमारे डिफोरेस्टेशन रेट से भी हम समझ सकते हैं कि वो नेगेटिव में चल रही है फिलहाल। लेकिन एक दूसरा पहलू भी हमें देखना होगा कि हमारा फॉरेस्ट कवर जितना हम चाहते हैं उससे बहुत ज़्यादा कम है। 9 या 10% कम भी है हमारा फॉरेस्ट एरिया। उसमें हमारी रेट अभी डिफोरेस्टेशन रेट है जो नेगेटिव चल रही है। अगर हम बढ़ाते हैं, हमारे पास अभी जितना होना चाहिए हमारा फॉरेस्ट कवर उतना नहीं है, अगर हम उसको बढ़ाते हैं और तब भी हमारी डिफोरेस्टेशन रेट इतनी ही कम रहती है, तो इंडिया की कंडीशंस बहुत अच्छी होने वाली हैं आने वाले समय में। अगर बात करें इसको कम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट प्रिंसिपल जो मुझे समझ में आता है इसका, वो है 3 Rs। 3 Rs का मतलब क्या है दोस्तों? सबसे पहला रिड्यूस, अपनी जरूरतों को कम करिए। नंबर 2 पे रीयूज, चीजों को रीयूज करना सीखिए जो लकड़ी से बनी हुई है। और तीसरा है रिसाइकिल। तो ये 3 Rs अपनाकर हम कैसे इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं या कैसे हम इनको डिफोरेस्टेशन रेट को कम कर सकते हैं, ये आप समझ गए होंगे। रीयूज का मतलब सभी को पता है। एक बार हमने कोई फर्नीचर या कोई लकड़ी से बनी चीज ले ली तो लंबे समय तक उसको यूज करना है, बार बार यूज करना है जब तक वो बिल्कुल यूज करने लायक ना बचे। रिड्यूस का मतलब हमें अपनी जरूरतों में कमी लाने की जरूरत है। कई लोगों की आदत होती है हर साल फर्नीचर बदल दिया, हर साल अपनी डेकोरेशन बदल दी जो लकड़ी की हुई होती है घरों में, हर साल महंगा फर्नीचर ले लिया और महंगी चीजें आर्टिफिशियल जो लकड़ी से बनी है वो ले आए घर में। तो इस सब को कम करने की जरूरत है। नंबर 3 पे आता है हमारा रिसाइकिल। जो सामान हमारा बिल्कुल खराब हो गया लकड़ी का, उसको फेंकने की बजाय या कहीं पर उसको ऐसे ही छोड़ने की बजाय उसको रिसाइकिल करने की जरूरत है। आपका कारपेंटर ये काम संभाल लेगा। आप सीधे कारपेंटर के पास जाइए और कहिए कि हमें इस लकड़ी के सामान से
ये दूसरा सामान, नया सामान बनवाना है, तो वो आपका काम बहुत आसानी से कर सकता है दोस्तों। तो पुराने सामान को रिसाइकिल करना सीखिए। सबसे बड़ा जो ये 3 आर हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी जो क्राइटेरिया है पेड़ों को बचाने के, वो सारे इसके अंदर ही आते हैं। आप ध्यान से अगर सोचेंगे और ध्यान से एनालाइज करेंगे इनको, तो सारे जो फैक्टर हैं जो पेड़ों को बचा सकते हैं, वो इन्हीं 3 के अंदर ही आते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है पेड़ों की हमारी जिंदगी में, क्यों इतना मतलब इतने अभियान चले हुए हैं, इतने एनजीओज लगे हुए हैं कि पेड़ों को बचाओ, तो क्यों करते हैं इतनी मेहनत सभी। तो सबसे पहले ये तो पता ही है सबको कि ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है, यानी 130 करोड़, अगर मोटी मोटी हम बात करें तो 65 से 70 करोड़ लोग पेड़ों के ऊपर डिपेंड हैं। 50 से 60% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो डायरेक्ट अपना खाना पेड़ों से लेती है, या वेजिटेरियन जो पीपल्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से अपनी भोजन की आवश्यकताओं के लिए पेड़ों पर निर्भर है। तो फूड चेन का एक कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इनकी इम्पोर्टेंस का। फूड चेन जिसने भी पढ़ा है उनको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। फूड चेन होता है दोस्तों, जैसे पेड़ों इसके प्राइमरी मेंबर होते हैं फूड चेन की, पेड़ों से ये शुरू होती है। जैसे पेड़ों की पत्ती को किसी शाकाहारी जानवर ने खाया, उस शाकाहारी जानवर को आगे किसी मांसाहारी जानवर ने खा लिया, और फिर आगे इंसानों ने पेड़ों से भी अपना खाना लिया और उन जानवरों से भी अपना खाना लिया। इसको कहते हैं फूड चेन। आगे इसकी फर्दर जो स्टेज है उसको फूड वेब बोलते हैं। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है कि जो भोजन की हमारी आवश्यकताएं हैं, जो सभी इंडिविजुअल हैं धरती के ऊपर, उसमें पशु भी आ गए, इंसान भी आ गए, और जो पक्षी हैं वो भी आ गए, या अदर जो भी हैं हमारे कीड़े मकोड़े, वो भी इसके अंदर आ जाते हैं फूड वेब के अंदर। जो फूड वेब का मतलब जो चलती है जहाँ से फूड वेब, वो मटेरियल क्या है, तो वो पेड़ पौधे हैं दोस्तों। अगर हमने इनको नहीं बचाया तो हमारी सारी फूड चेन या फूड वेब हमारी बिल्कुल खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उसके तो सीधा सीधा मतलब उसका ये होता है कि हमें खाने के भी लाले पड़ सकते हैं अगर हमने इनको नहीं बचाया। तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ी सी अपनी सोच में बदलाव लाने की जरूरत है, और कुछ नहीं। और अगर मेरी राय की बात करें तो 50-50% मेरी मतलब दोनों तरफ से अगर हम देखें तो 50-50% मेरी राय जाती है दोस्तों, कि हमारे देश में फॉरेस्ट कवर पहले ही कम है, जितना हमें चाहिए उससे कम है, 9 से 10%। लेकिन हमारा जो डिफोरेस्टेशन रेट है वो भी फिलहाल नेगेटिव में चल रहा है। तो 50-50 चांसेस है आगे आने वाले समय में कि पेड़ों को हम बचा भी सकते हैं और हमारी स्थिति खराब भी हो सकती है। लेकिन अगर बात करें कि अभी आप क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, तो कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सिर्फ साल में अगर आप अपने 1 या 2 दिन देते हैं, 1 या 2 पेड़ भी अगर 1 साल में आप लगा रहे हैं, तो ये बहुत ठीक है, मतलब अच्छी कंडीशन है। जाते जाते आपको एक बोनस फैक्ट और बताता हूँ। जो पार्क्स में आपकी घास लगी होती है, जो आसपास आपने घर के आसपास कोई पार्क होगा तो उसमें देखी होगी, जो घास लगी होती है पार्क के अंदर, वो भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एक पेड़ को ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों? सबसे पहले चाहिए CO2, नंबर 2 पे चाहिए उसको पानी, और नंबर 3 पे चाहिए अल्ट्रावायलेट रेज या सूर्य की जो किरणें हैं वो चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें घास को मिलती हैं दोस्तों, और घास भी प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन। कईयों को इसके बारे में पता होगा, जिनको नहीं पता था मैंने बता दिया। आप इसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं? अब आप सुबह सुबह उठते हैं, जैसे आप किसी गली में या किसी सड़क पर घूमने निकल जाते हैं, तो वहाँ पर इतनी आपको फ्रेश एयर फील नहीं होगी जितना कि आपको एक पार्क में जाने के बाद होती है। तो इसका कारण यही है कि वहाँ पर ऑक्सीजन लगातार बनती रहती है, क्योंकि पार्क में पेड़ तो होते ही हैं, लेकिन जो घास है वो भी ऑक्सीजन आपकी बनाती है। तो यही था आज की इस वीडियो में दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको शेयर ज़रूर करिए, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।